नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज के इस क्लास में हम लोग इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट बिंदु बनेंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, उन सभी बिंदुओं पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और इन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा रहती हैं। तो इस वजह से हम लोग एक एक प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और अगर इससे पहले के क्लास जो हमारा ये 42 नंबर का क्लास है, पीछे आप लोग देख पा रहे होंगे, उसे आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के जीएस बाय आकाश यूट्यूब चैनल पे आप लोग इसे पढ़ लीजिए। और आज के क्लास में हम लोग 43 नंबर के क्लास को करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपने 43 नंबर के क्लास में चलते हैं। तो ये है हमारा जीके जीएस का 43 नंबर का क्लास। तो ये 43 नंबर के क्लास को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न और अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हर एग्जाम में पूछा जाता है, किसी न किसी शिफ्ट में तो ये पूछ लिया जाता है। देखिए, पंचायती राज सर्वप्रथम किन दो राज्यों में शुरू किया गया? तो सबसे पहले तो आप लोग जानेंगे दो राज्यों के बारे में पूछ रहा है। तो अब हम लोग पंचायती राज्य के बारे में यहाँ पे पूरी डिटेल में बातें करेंगे। देखिए, पंचायती राज्य के बारे में देख लीजिए। सबसे पहले तो ये राजस्थान में शुरू किया गया था और राजस्थान में, और दूसरा राज्य जहाँ पे पंचायती राज्य शुरू किया गया था वो है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक। और पंचायती राज्य को सबसे पहले कब शुरू किया गया था? तो ये 1959 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1959 में। 1959 2 अक्टूबर, पूरा डेट अगर आप लोग याद रखें तो 2 अक्टूबर 1959 को ये नागौर में शुरू हुआ था। नागौर कहाँ पे? यहीं राजस्थान में शुरू हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को शुरू हुआ था। फिर आंध्र प्रदेश में भी लागू किया गया था इसके 9 दिन बाद, यानी कि 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में भी पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। लेकिन यहाँ पे जो पंचायती राज व्यवस्था था वो केवल प्रायोगिक तौर पे था, प्रायोगिक तौर पे। और अब पंचायती राज के बारे में थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं, थोड़ी सी अंदर और घुसते हैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, क्योंकि हमारे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में आप लोग क्या ध्यान रखेंगे? अगर आपसे पूछे कि पंचायती राज व्यवस्था के 2 स्तर पे बात किसने की थी, जैसे अलग अलग स्तरों पे इसे लागू किया गया, जैसे पंचायती राज व्यवस्था को 2 स्तर पे लागू करने की बात किसने की थी, तो ये भी आप लोग बताएंगे। 2 स्तर पे बात करें तो अशोक मेहता समिति ने, अलग अलग समितियां इसके लिए बनाई गई थी। तो 2 स्तर पे पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए जो बात कही थी वो अशोक मेहता समिति थी। कौन सी समिति थी? अशोक मेहता समिति। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और उसके अलावा ये जो अशोक मेहता समिति थी वो पंचायती राज व्यवस्था को 2 स्तर पे लागू करने की बात बताई थी। कौन कौन से 2 स्तर थे? एक तो ये बताया था कि जिला स्तर पे लागू कर दिया जाए, और एक आपका ग्राम स्तर पे, जिला और ग्राम स्तर पे। ठीक। और एक थी आपकी 3 स्तर पे पंचायती राज व्यवस्था, जिसे बलवंत राय समिति बोलते हैं। 3 स्तर पे ये पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने की बात कही थी। 3 स्तर कौन कौन से? तो पहले समिति देख लीजिए, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ये 3 स्तर पे पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने की बात कही थी। कौन कौन से 3 स्तर है? पहला तो ग्राम स्तर हो गया आपका, ग्राम स्तर पे, और ब्लॉक स्तर पे जिसे आप लोग प्रखंड भी बोलते हैं, और ब्लॉक स्तर हो गया, उसके बाद जिला स्तर। 3 स्तर पे पंचायती राज व्यवस्था की बात कही थी आपके बलवंत राय मेहता समिति। तो ये पंचायती राज व्यवस्था। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है पंचायती राज व्यवस्था के बारे में यहाँ पे किस भाग में है, तो भाग 9 में है। इसके लिए कार्य करने के लिए कितने विषय दिए गए हैं? तो 29 विषय पंचायती राज व्यवस्था को कार्य करने के लिए दिए गए हैं। 73वां संविधान संशोधन हुआ था जो कि 1992-93 में हुआ था। तो ये सभी बातें भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो चलिए हम लोग इसका रिवीजन कर लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किन 2 राज्यों में शुरू हुआ था? तो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान के नागौर में और फिर आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। और उसके बाद अलावा अगर आपसे पूछे कि राजस्थान के नागौर में शुरू किया था, कब शुरू किया गया था? तो 1959 को शुरू किया गया था। उसके अलावा अगर लागू करने का डेट दूसरा है, 24 अप्रैल जो आप लोग जानते हैं, वो लागू करने का डेट अलग है। उसके अलावा पंचायती राज व्यवस्था को 2 स्तर पे लागू करने की बात किसने की थी? तो अशोक मेहता समिति ने बताया था कि इसे 2 स्तर पे, एक तो जिला स्तर पे लागू करना चाहिए और एक आपका ग्राम स्तर पे इसे लागू करना चाहिए। और
पंचायती राज व्यवस्था को 3 स्तर पे सुझाव दिया था बलवंत राय मेहता समिति। इन्होंने बताया था कि ग्राम स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और जिला स्तर पे 3 स्तर पे पंचायती राज व्यवस्था को लागू करना चाहिए। तो अब ये हम लोग पढ़ चुके हैं और किस भाग में रखा गया है, तो भाग 9 में रखा गया है पंचायती राज व्यवस्था को। इसे विषय कितने दिए गए हैं काम करने के लिए, लाखों बार एग्जाम में पूछा गया है, तो 29 विषय दिए गए हैं। और पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कौन सा संशोधन हुआ था संविधान में, तो 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था। ठीक, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा शुल्क दिवस है वो 24 जनवरी के दिन मनाया जाता है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस जो है वो 24 जनवरी के दिन 24 जनवरी के दिन यूपी स्थापना दिवस, ये कब मनाया जाता है, ये 26 जनवरी के दिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। ठीक, और कुछ दिवसों के बारे में जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछे कि प्रवासी भारतीय दिवस कब हम लोग मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपके 9 जनवरी के दिन। 9 जनवरी के दिन दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी वापस आए थे, इस वजह से मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये विश्व हिंदी डे जो है 10 जनवरी के दिन मनाते हैं। ये भी लाखों बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, भारतीय यहाँ पे थल सेना दिवस अगर आपसे पूछे, भारतीय थल सेना डे कब हम लोग मनाते हैं, तो ये 15 जनवरी के दिन मनाते हैं। कब मनाते हैं, 15 जनवरी के दिन। अगर 24 जनवरी यहाँ पे हमने गलती से लिखा था, तो अगर आपसे पूछे कि यूपी की स्थापना कब हुई थी, यूपी की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। यूपी का स्थापना जो है वो 24 जनवरी के दिन हुआ था, इसलिए यूपी स्थापना दिवस हम लोग 24 जनवरी के दिन। और शहीद दिवस अगर आपसे पूछे कब मनाया जाता है, शहीद दिवस, तो ये मनाया जाता है 30 जनवरी के दिन। शहीद दिवस कब मनाते हैं, 30 जनवरी के दिन, और इसी दिन गांधी जी की हत्या हुई थी, तो इसी वजह से 30 जनवरी के दिन शहीद दिवस हम लोग मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाते हैं, तो 26 जनवरी के दिन, ये आप लोग रिवीजन करिएगा। प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, इस वजह से मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी के दिन मनाया जाता है। भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी के दिन मनाया जाता है। इसके अलावा आप लोग जानते हैं कि यूपी स्थापना दिवस, यूपी की स्थापना 24 जनवरी 1950 को, इस वजह से मनाया जाता है। शहीद दिवस 30 जनवरी के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि बंगाल का प्रथम सर्वेयर जनरल कौन था। तो इस तरह के देखिए, ये हिस्ट्री से, मॉडर्न इतिहास से प्रश्न है, तो ये हिस्ट्री से प्रश्न है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस ये स्टैटिक से आते हैं, और पंचायती राज व्यवस्था ये आपके पॉलिटी में आ जाता है। तो इस क्लास की एक खास बात और है कि आपके जीएस के सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे एकदम बढ़िया से रिवीजन हो जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर भी करिए। देखिए, बंगाल का प्रथम सर्वेयर जनरल के बारे में पूछ रहा है। तो बंगाल का जो पहला सर्वेयर जनरल था वो जेम्स रेनले था। कौन था, यहाँ पे लिखेंगे आप लोग। बंगाल का पहला सर्वेयर जनरल था वो था आपका जेम्स रेनेले। ठीक, जेम्स रेनेले के बारे में अब हम लोग कुछ बातें देख लेते हैं। तो देखिए, अब जेम्स रेनेले के बारे में, यहाँ पे गवर्नर जनरल के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। यहाँ पे सर्वेयर जनरल पूछे तो जेम्स रेनेले। अब कुछ गवर्नर जनरल जो हमारे एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जैसे क्या प्रश्न पूछा जाता है कि अस्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था, भारत में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने शुरू किया था। तो अस्थाई बंदोबस्त के बारे में पूछे तो इसको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। अब कब शुरू किया था, तो 1793 को अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था शुरू किया गया था। ठीक, और एक और भी है, अगर आपसे पूछे कि रैयतवाड़ी, बहुत ज़्यादा फेमस है, एग्जाम में हजारों बार पूछा गया है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू किया गया था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था 2 लोगों ने शुरू किया था। एक तो रीड का नाम आता है, हेक्टर रीड, और मुनरो का नाम आता है, टॉमस मुनरो। हेक्टर रीड और टॉमस मुनरो का नाम आता है। तो टॉमस मुनरो ने 1820 में मद्रास प्रेसिडेंसी में ये रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की थी, और रीड ने ये 1792 में शुरू किया था। कब शुरू किया गया था, 1792। तो ये दोनों बातें एग्जाम में पूछी जाती है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था का शुरुआत किसने किया था, तो रीड और मुनरो ने किया था। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर महालवाड़ी प्रथा जो कि जमींदारी प्रथा से ये सभी संबंधित थी। अगर आपसे पूछे कि महालवाड़ी
प्रथा का शुरुआत भारत में किसने किया था? तो महलवाड़ी प्रथा की शुरुआत के बारे में बात करें तो इसकी शुरुआत किए थे हाल्ट मैकेंजी ने। किसने शुरू किए थे? हाल्ट मैकेंजी ने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत। और महलवाड़ी व्यवस्था, और महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में डेट का कोई साक्ष्य नहीं मिलता, इसी वजह से आप लोग इसका डेट ना याद रखें क्योंकि एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता। बंगाल का प्रथम सर्वेयर जनरल कौन था? तो जेम्स रेनेले थे बंगाल के पहले सर्वेयर जनरल। इसे आप लोग रिवीजन करेंगे। और महलवाड़ी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत हाल्ट मैकेंजी ने किया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया था? कॉर्नवालिस ने 1793 में। और उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे कि रैयतवाड़ी व्यवस्था की जो शुरुआत करने की बात करें, रैयतवाड़ी व्यवस्था तो रीड ने शुरू किया था 1792 में। और मुनरो ज़्यादा एग्जाम में मिलता है, 1820 में, दोनों मिलता है एग्जाम में। तो 1820 आप लोग लगाएंगे। रैयतवाड़ी व्यवस्था अगर ऑप्शन में रहा तो 1820 मुनरो के द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी में ये बहुत हावी तौर से लागू किया गया था, तो इस वजह से मुनरो का नाम आता है ज़्यादा। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि दाची ग्राम नेशनल पार्क, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो दाची ग्राम नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए दाची ग्राम जो नेशनल पार्क है, अगर आपसे पूछे सबसे पहले तो ये है कहाँ पे? तो दाची ग्राम जो नेशनल पार्क है ये जम्मू कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट है। और ये कश्मीरी हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कश्मीरी, जम्मू कश्मीर में कश्मीरी हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। अब आप लोग हंगुल अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो हंगुल मतलब होता है हिरण, तो कश्मीरी हिरण के लिए ये फेमस है। ठीक, और आगे बात करते हैं कुछ और नेशनल पार्कों के बारे में। पूछा जाता है कि कौन सा नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है। जैसे अगर आपसे पूछे कि काजीरंगा नेशनल पार्क, 1000 बार एग्जाम में पूछा गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये किस वजह से फेमस है? तो एक सींग वाले गैड़े के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गैड़े के लिए ये फेमस है। और ये कहाँ पे है? काजीरंगा नेशनल पार्क, तो ये असम में है। एग्जाम में ये पॉइंट भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब अगर आपसे पूछे कि गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क आप लोग जानते हैं कहाँ पे है? तो ये है आपके गुजरात में। गुजरात में गिर नेशनल पार्क है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये है एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ये एशियाई शेर के लिए गिर नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। उसके अलावा कुछ नेशनल पार्कों के बारे में और आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पे है? भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? या फिर अगर आपसे पूछ ले कि सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो भीतरकनिका और सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये उड़ीसा में। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए दाचीग्राम नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये कश्मीरी हिरन के लिए प्रसिद्ध है, हंगुल जिसे बोलते हैं। और ये जम्मू कश्मीर में नेशनल पार्क स्थित है। इसी तरह से काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पे है? ये असम राज्य में स्थित है। मानस, रायमोना, काजीरंगा और देहिंग ये सभी नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? असम में स्थित है। गिर नेशनल पार्क ये गुजरात में है, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। भीतरकनिका सिमलीपाल नेशनल पार्क ये उड़ीसा में है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक कौन जारी करता है? तो इसी तरह से विश्व की कुछ संस्थाओं के बारे में पूछा जाता है, उसकी स्थापना कब हुई, उसका मुख्यालय कहाँ पे है और वो कौन सा रिपोर्ट जारी करता है। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक कौन जारी करता है और इसके साथ में कुछ और इंडेक्सों के बारे में देख लेते हैं। तो ये देखें, ये जारी करता है यूएनईपी। कौन करता है? यूएनईपी के द्वारा जारी किया जाता है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, यूएनईपी की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। इसके बारे में पूछा जाता है। यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 5 जून 1972 को हुई थी। अगर आपसे पूछे यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी। कहाँ पे? नैरोबी। और नैरोबी कहाँ पे पड़ता है? नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर है, नैरोबी केन्या में। अगर आपसे पूछे कि ये क्या काम करता है, तो ये एनवायरनमेंट संबंधी बातों को ये प्रकाशित करता है। उसके अलावा 5 जून को इसकी स्थापना हुई थी, इसीलिए हम लोग 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 5 जून के दिन, इसकी स्थापना के दिन मनाते हैं। अगर आपसे पूछे कुछ और संस्थाओं के बारे में, पूछे कि मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है। देखिए मानव
विकास सूचकांक अगर आपसे पूछे कि कौन जारी करता है, तो मानव विकास जो सूचकांक है जो वो जारी किया करता है यूएनडीपी के द्वारा। कौन जारी करता है? यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि विश्व विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, विश्व विकास रिपोर्ट, ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो विश्व विकास रिपोर्ट ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। विश्व बैंक जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में 1935 में स्थापना हुआ था। अगर आपसे पूछ ले कि रेड डाटा बुक कौन जारी करता है, रेड डाटा बुक कौन जारी करता है, तो रेड डाटा बुक IUCN के द्वारा जारी किया जाता है। IUCN जो आपके लुप्त वनस्पति और जीव जंतुओं के बारे में रिपोर्ट देता है, रेड डाटा बुक ये जारी करता है। ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक कौन जारी करता है, तो ये UNEP के द्वारा जारी करता है। और UNEP की स्थापना जो है 5 जून 1972 को हुई थी। ये पर्यावरण से संबंधित संस्था है, इसी वजह से हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है। उसके अलावा मानव विकास सूचकांक UNDP के द्वारा जारी किया जाता है, जिसे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम बोलते हैं। और विश्व विकास रिपोर्ट जो है ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। रेड डाटा बुक IUCN के द्वारा जारी किया जाता है। ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे। तो यहाँ पे देखिए अब साइंस का प्रश्न आप लोग को मिलने लगा। तो इस क्लास में आपके GS के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी का रिवीजन हो जाएगा। तो इस वजह से आप लोग दिल थाम के और अंत तक क्लास को देखिए जो ध्वनि तरंगे हैं ये किस प्रकार की तरंगे होती हैं, तो ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। कैसी तरंगे होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। कैसी तरंगे? अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। तो एक तो बात ये हो गई कि ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। अब अनुदैर्ध्य तरंगे जो होती हैं इनके बारे में कुछ बात करें तो अनुदैर्ध्य तरंगे जो होती हैं वो ध्वनि संचरण की दिशा में वो समांतर कंपन करती हैं। ये आगे बढ़ने के लिए ध्वनि तरंग संचरण की दिशा में जो है समांतर कंपन करती है। और एक तरंगे होती हैं जिसे कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे तरंग संचरण की दिशा के कंपन कैसे करती हैं? अनुसंचरण तरंगे तरंग संचरण की दिशा में लंबवत कंपन करती हैं। कैसी कंपन करती हैं? लंबवत कंपन करती हैं। तो ये दोनों में अंतर होता है। अगर आपसे पूछ ले कि ध्वनि के बारे में, तो अगर आपसे पूछे कि ध्वनि की आवृत्ति जो हम लोग सुनते हैं उस ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होती है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग श्रव्य तरंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रव्य तरंग इसे बोला जाता है। अगर 20,000 हर्ट्ज से अधिक हुआ तो उसे पराश्रव्य तरंगे बोलते हैं, उसे मनुष्य नहीं सुन सकता। और 20 हर्ट्ज से अगर कम हुआ तो उसे अवश्रव्य तरंगे बोलते हैं, उसे भी मनुष्य नहीं सुन सकता। जो श्रव्य तरंगे होती हैं केवल उसे ही मनुष्य सुनता है। अगर आपसे पूछे कि ध्वनि के बारे में थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि ध्वनि की इकाई क्या होती है, तो ध्वनि की इकाई या फिर मात्रक डेसिबल होती है। ये भी एग्जाम में लाखों बार पूछा गया है। ध्वनि की इकाई क्या है? डेसिबल है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है, हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है, तो हवा में जो ध्वनि की गति के बारे में बात करें वो होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं, तो ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। और अनुदैर्ध्य तरंगों का जो कंपन है तरंग संचरण की दिशा के समांतर होता है। और अनुप्रस्थ तरंगे जो होती हैं वो तरंग संचरण की दिशा में लंबवत कंपन करती हैं। ये तो साइंस का फैक्ट हो गया। अब आप लोग याद रखेंगे कि जो हमारे GS में क्या पूछा जाता है कि ध्वनि तरंगे की आवृत्ति कैसी होती है, तो ये 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, जिन्हें हम श्रव्य तरंगे बोलते हैं। और ध्वनि तरंगों की इकाई क्या है, तो डेसिबल है इसकी इकाई। और ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो हवा में उनकी गति कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड। इसके अलावा एग्जाम में और भी पूछा जाता है कि हाइड्रोजन में ध्वनि तरंगों की गति कितनी होती है, जल में ध्वनि तरंगों की गति कितनी होती है, पारा में ध्वनि तरंगों की गति कितनी होती है, स्टील में ध्वनि तरंगों की गति कितनी होती है। तो बहुत बवाल है भैया। कम से कम आप लोग 332 मीटर प्रति सेकंड हवा वाला याद रखेंगे, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जो कि बायो से आ चुका है, बायो से प्रश्न है और ये साइंस से है, तो हम लोग इसे देखते हैं। देखिए, भारत में हेपेटाइटिस रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि इस क्लास में हम लोग अब
अब आप लोग समझ चुके होंगे कि इस क्लास में हम लोग रोगों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, रोगों के बारे में गहन अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए चलिए देखते हैं 2030 तक भारत जो है हेपेटाइटिस रोग को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि टीबी उन्मूलन, टीबी हारेगा देश जीतेगा, ये लक्ष्य भारत कब तक रखा है? टीबी हारेगा देश जीतेगा, ये लक्ष्य भारत कब तक रखा है? तो टीबी हारेगा देश जीतेगा, ये लक्ष्य भारत रखा है 2025 तक। कब तक रखा है? 2025 तक। अब टीबी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे टीबी अगर आपसे पूछे कि ये प्रभावित किसे करती है, टीबी जो है हमारे शरीर में किस चीज़ को प्रभावित करती है? तो ये यकृत को प्रभावित करती है। तो टीबी हारेगा देश जीतेगा, ये प्रभावित किसे करता है? टीबी तो पूरे यकृत को नहीं, पूरे शरीर को प्रभावित करता है। उसके अलावा अब हम लोग देखेंगे, अगर आपसे पूछे कि हेपेटाइटिस किस चीज़ को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस तो ये प्रभावित करता है यकृत को। किसको प्रभावित करता है? यकृत को। और हम लोग कुछ बीमारियों के बारे में देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि मेनिंजाइटिस रोग का संबंध किससे है, तो मेनिंजाइटिस रोग जो होता है इसका संबंध होता है मस्तिष्क से। किससे संबंधित है? मस्तिष्क से एंड रीढ़ की हड्डी से संबंधित बीमारी है। एक मस्तिष्क से संबंधित और बीमारी है जो एग्जाम में पूछा जाता है, अल्जाइमर रोग का संबंध किससे है? अल्जाइमर रोग, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध भी किससे है? मस्तिष्क से है। किससे है? मस्तिष्क से है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक रोग के बारे में और लिखेंगे। अगर आपसे पूछे कि हार्पिज रोग किससे संबंधित है, एग्जाम में ये भी पूछा गया है। हार्पिज रोग ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है त्वचा से। किससे संबंधित है? त्वचा से। तो इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आइए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए, भारत में हेपेटाइटिस रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो हेपेटाइटिस रोग को समाप्त करने का लक्ष्य भारत 2030 तक रखा है। और टीबी हारेगा देश जीतेगा, ये लक्ष्य भारत रखा है 2025 तक। और मेनिंजाइटिस रोग का जो संबंध होता है मस्तिष्क से और रीढ़ की हड्डी से होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और अल्जाइमर रोग का संबंध किससे है? मस्तिष्क से है। और हार्पिज रोग का जो संबंध है वो त्वचा से है। किससे संबंधित बीमारी है? त्वचा से संबंधित बीमारी है। ठीक। अगला प्रश्न है कि ट्रेन 18 का नाम क्या है? तो ट्रेन 18 का नाम ही वंदे भारत एक्सप्रेस है। यहाँ पे लिखेंगे आप लोग, इसी का नाम वंदे भारत एक्सप्रेस है। एक्सप्रेस, ठीक। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में हम लोग थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस को कब शुरू किया गया था भारत में, तो 2019 में। और कहाँ से कहाँ तक शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था दिल्ली से वाराणसी के बीच में। कहाँ तक? दिल्ली से वाराणसी के बीच तक वंदे भारत ट्रेन पहली बार भारत में चलाया गया था। अगर आपसे पूछे कि ये जो वंदे भारत ट्रेन है ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। कैसी ट्रेन है? सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। कैसी ट्रेन है? सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। और अगर आपसे पूछे कि हाई स्पीड ट्रेन चलाने की बात कब तक कही गई है भारत में, जो बुलेट ट्रेन, जिसे आप लोग बुलेट ट्रेन के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे बुलेट ट्रेन। भारत में प्रस्तावित है बुलेट ट्रेन भी चलाए जाने की, जो कि कहाँ से कहाँ तक चलेगा? ये अहमदाबाद गुजरात से मुंबई तक चलेगा। कहाँ तक? मुंबई तक चलेगा। और ये बुलेट ट्रेन चलाए जाने की भारत में प्रस्तावित है। ये अभी केवल ऐसे वादा किया गया है कि हम लोग बुलेट ट्रेन चलाएंगे, और कोई उसमें वो नहीं है। इसमें मदद कौन सा देश करेगा? जापान देश करेगा। और ये हाई स्पीड ट्रेन होगी। कैसी ट्रेन होगी? हाई स्पीड ट्रेन होगी। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे साथ में। तो अब इसका रिवीजन करेंगे कि ट्रेन 18 का नाम क्या है। तो ट्रेन 18 का नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और पहली बार जो है वंदे भारत एक्सप्रेस कब चलाया गया? 2019 में। और ये दिल्ली से वाराणसी के बीच में चला था। और ये वंदे भारत ट्रेन ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। कैसी ट्रेन है? सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। अगर बुलेट ट्रेन की बात करें, ये कैसा ट्रेन रहेगा? तो ये हाई स्पीड ट्रेन रहेगा। और ये चलाया जाएगा पहली बार मुंबई से, अहमदाबाद से लेकर के मुंबई के बीच में। और ये बातें अभी प्रस्तावित है, इसे मदद करेगा जापान देश के सहयोग से चलेगा।
अगला प्रश्न है कि एशियाई खेल वर्ष 2022 कहाँ हुआ। तो 2022 वाला जो एशियाई खेल है, एशियाई खेलों के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका आयोजन ओलंपिक की तरह ही इसका भी आयोजन 4 वर्ष पे होता है। कितने वर्ष पे होता है? 4 वर्ष पे इसका भी आयोजन होता है एशियाई खेल का। और पिछली बार 2022 में जो हुआ था होंगझाओ में हुआ था, वो कहाँ पे पड़ता है? होंगझाओ तो चीन में पड़ता है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। होंगझू यहाँ पे हुआ था होंगझू, और होंगझू कहाँ पे पड़ता है? चीन में। और 2022 में जो है एशियाई खेल यहीं पे हुआ था। और ये संस्करण जो था 2022 वाला, ये कितने नंबर का था? ये 19वें नंबर का था। किस नंबर का था? 19वां। अब 2026 में, अब 4 साल बाद होगा तो 2026 में होगा। और 2026 में ये कहाँ पे होगा? जो आपका एशियाई खेल है 2026 में, ये एशियाई खेल का आयोजन जापान में होगा। ये तो यहाँ पे ये भी नोट करेंगे साथ में, जापान में प्रस्तावित है। जिस तरह से जो टोक्यो ओलंपिक था, टोक्यो ओलंपिक ये कब हुआ था? टोक्यो ओलंपिक तो 2022 में था, लेकिन ये 2020 वाला था। ओलंपिक के कारण इसे 2022 में आयोजन किया गया था। फिर इसके 4 साल बाद, यानी कि 2020 के 4 साल बाद 2024 में तो ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ था? 2024 में ओलंपिक का आयोजन जो हुआ है वो आपके पेरिस में हुआ है। कहाँ पे? पेरिस है, फ्रांस में। कहाँ पे है? फ्रांस में। और 2026 में जो ओलंपिक होगा वो कहाँ पे होगा? वो 2026 में नहीं, 2028 में जो ओलंपिक होगा वो लॉस एंजल्स में होगा। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। 2028 में ओलंपिक जो होगा वो लॉस एंजल्स में होगा। और लॉस एंजल्स कहाँ पे है? वो अमेरिका में है। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और टोक्यो ओलंपिक जो था वो 32वां नंबर का था, 32 नंबर के। और जो पेरिस ओलंपिक है वो 33वां उसका संस्करण था। और ये जो होगा वो 34वां होगा। कितने नंबर का होगा? 34वां होगा। तो ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करेंगे। देखिए, अगर आपसे पूछे कि एशियाई खेल वर्ष 2022 कहाँ हुआ, तो वो हांगझू में हुआ था। हांगझू कहाँ पे? चीन में पड़ता है, यहाँ पे हुआ था वो एशियाई खेल। तो ये 19वें नंबर का संस्करण था। अब 2026 वाला कहाँ पे होगा? तो 2026 में, अभी तो 24 चल रहा है, 2026 में जापान में होगा एशियाई खेल। तो ये यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, करंट का आपका क्वेश्चन बन सकता है। अब टोक्यो ओलंपिक जिस तरह से 2020 वाला 2022 में हुआ कोरोना के चलते, और वो हुआ था टोक्यो जापान में। और पेरिस फ्रांस में ओलंपिक हुआ, अभी हाल ही में संपन्न हुआ 2024 में, वो 33 नंबर का संस्करण था। और 2028 में जो ओलंपिक होगा वो लॉस एंजल्स में होगा और 34वां संस्करण होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि अजलान शाह कप का संबंध किस खेल से है। तो इसी तरह से कप के बारे में संबंध पूछे जाते हैं। और पहले तो आसान कप के बारे में पूछा जाता है, पहले पूछा जाता था, लेकिन अब जो कठिन कप होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है। तो अजलान शाह कप जो है ये हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। और कुछ और कप जो हॉकी से संबंधित है, कुछ अन्य कप के बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे अगर आपसे पूछे कि आगा खा कप का संबंध किससे है, तो वो भी हॉकी से है। आपसे पूछे कि आगा खा कप हो गया, उसके बाद रंगा स्वामी कप का संबंध किससे है? रंगा स्वामी कप का संबंध किससे है, तो वो भी हॉकी से। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि बेटन कप का संबंध किससे है, बेटन कप का संबंध किससे है, तो वो भी हॉकी से है। और बेटन कप के अलावा अगर आपसे पूछे कि नेहरू कप का संबंध किससे है, नेहरू ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो वो भी आपके हॉकी से संबंधित कप हैं। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि भारत हॉकी जो है कहाँ कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। हॉकी जो है राष्ट्रीय खेल है। एक तो अपने भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, भारत का, और एक है आपका पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। खेलने भले ना आए, लेकिन राष्ट्रीय खेल क्या रहेगा? हॉकी रहेगा। और हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, ये भी एग्जाम में 1000 दफ़ा पूछा गया है। हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं वो मेजर ध्यानचंद। कौन कहे जाते हैं? मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं। तो ये भी बातें एग्जाम में पूछा जाता है। और अब इसका रिवीजन करेंगे। सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध किस खेल से है, तो इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे इसे, हॉकी से संबंधित है। अन्य कप जो हॉकी से संबंधित है, जैसे आगा खा कप हो गया, रंगा स्वामी कप हो गया, बेटन कप हो गया, उसके बाद नेहरू ट्रॉफी हो गया, ये सभी हॉकी से संबंधित कप है। और हॉकी जो है भारत का और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है, भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। और हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं मेजर ध्यानचंद, जिसके जन्मदिन पे हम लोग
राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि महावीर का जन्म कब हुआ था? तो महावीर स्वामी, अब हम लोग आ गए हैं जैन धर्म के बारे में। हिस्ट्री से प्रश्न आ चुका है। अब महावीर स्वामी का जो जन्म है वो हुआ था आपके 540 बीसी में। 540 बीसी में। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि हम लोग किस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे इस प्रश्न में। तो हाँ, हम लोग महावीर स्वामी के बारे में पढ़ने वाले हैं। महावीर स्वामी का जन्म 540 में और कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पे? कुंडग्राम में इनका 540 बीसी में हुआ था। अगर आपसे पूछे कि महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी, तो ये भी साथ में यहीं पे याद रखेंगे कि तो इनकी मृत्यु जो थी 463 बीसी में हुई थी। 463 बीसी में इनकी मृत्यु हुई थी, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और मृत्यु जो हुई थी इनकी पावापुरी में। कहाँ पे? पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर होते हैं। अब महावीर स्वामी के बारे में कुछ थोड़ी सी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। इनका गृह त्याग कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था? तो जो आपके गौतम बुद्ध हैं उनका गृह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में हुआ था और इनका जो गृह त्याग है महावीर स्वामी का वो 30 वर्ष की अवस्था में। अगर आपसे पूछे कि ये तपस्या यानी कितने वर्ष तक किए थे तपस्या, तो महावीर स्वामी जो है तपस्या 12 वर्ष किए हैं, जबकि इनका आधा गौतम बुद्ध तपस्या केवल 6 वर्ष किए थे। गृह त्याग उनका 29 वर्ष में हुआ था। और कैवल्य के बारे में बात करें, इनको कैवल्य कब प्राप्त हुआ? कैवल्य का मतलब होता है कैवल्य प्राप्ति इनको कब हुआ? कैवल्य को मतलब होता है परम ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ था? तो इनकी जब 30 में 12 जोड़ेंगे तो 42 वर्ष के हो जाएंगे। तो ये 42 वर्ष के जब हो गए थे तो इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति होती है और कैवल्य का मतलब होता है क्या? परम ज्ञान। क्या होता है कैवल्य का मतलब? परम ज्ञान। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए चलिए इसका रिवीजन करेंगे कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। तो 540 बीसी में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 463 बीसी में पावापुरी में हुई थी और इनकी जो जन्म है कुंडग्राम में हुआ था। और गृह त्याग ये 30 वर्ष की अवस्था में किए थे और तपस्या 12 वर्ष तक करते हैं और 42 वर्ष के जब होते हैं तो इनको परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 58 नंबर का ज्ञानपीठ सम्मान किसे दिया गया? तो 58 नंबर का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है वो 2 लोगों को दिया गया है। आइए चलिए देखते हैं। एक तो आपके गुलजार हैं जो कि उर्दू कवि हैं और एक हैं आपके राम भद्राचार्य हैं। कौन है? एक आपके राम भद्राचार्य हैं। ठीक। और दूसरे आपके गुलजार हैं। गुलजार जो इनको आप लोग जानते होंगे, ये कौन है? उर्दू कवि हैं। गुलजार के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि आप लोग जानते भी होंगे गुलजार के बारे में, उर्दू कवि हैं। ठीक। ये बातें अब आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं कुछ आगे बात करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर आपसे पूछे कि 57 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने दिया था? 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये दामोदर मौजे को दिया गया था। किसे दिया गया था? दामोदर मौजे को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार और 56वां नीलमणि फूकड़ को दिया गया था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार अगर आपसे पूछे किस क्षेत्र में दिया जाता है तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। और पहली बार अगर आपसे पूछे प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, तो सबसे पहली बार जी शंकर कुरूप को दिया गया था। जी शंकर कुरूप को दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 में हुई थी और सबसे पहले इन्हें ही दिया गया था 1965 में। अगर आपसे पूछे कि प्रथम महिला जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली कौन थी? आशापूर्णा देवी। कौन थी? आशापूर्णा देवी थी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और कब इन्हें मिला था? तो 1976 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित बातें हैं और ज्ञानपीठ पुरस्कार आए दिन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा तो यही पूछा जाता है किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये साहित्य के क्षेत्र में। और करंट से प्रश्न ये बनता है कि 58 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार लेटेस्ट वाला किसे दिया गया था? तो वो राम भद्राचार्य और गुलजार को दिया गया। राम भद्राचार्य और गुलजार को, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। गुलजार कौन है? उर्दू कवि हैं। ठीक।
और 57 नंबर का दामोदर मौर्य को दिया गया था और 56 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार वो नीलमणि फुकड़ को दिया गया था। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है जी शंकर कुरूप को 1965 में कई बार एग्जाम में दिया गया। और पहली महिला जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया वो आशापूर्णा देवी 1976 में दिया गया था। तो ये पूरी बातें आप लोग याद रखेंगे। अब बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि जास्कर श्रेणी किस हिमालय का भाग है। तो जास्कर श्रेणी की बात करें तो हिमालय के उत्तर में पड़ता है आपका ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय की भाग है, ट्रांस हिमालय का ये भाग है। हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय पड़ता है, उसका भाग है। अब हिमालय की जो जैसे हिमालय की तीन श्रेणियां हैं, बृहद हिमालय और मध्य हिमालय और लघु हिमालय, इसी तरह से ट्रांस हिमालय के भी 3 श्रेणी हैं। कौन कौन से तीन श्रेणी है, आइए इसके बारे में देखते हैं। जैसे सबसे उत्तर में जो आपकी श्रेणी है उसका नाम है काराकोरम श्रेणी। कौन सा? काराकोरम श्रेणी है। उसके नीचे आपके लद्दाख श्रेणी आता है, लद्दाख श्रेणी, और उसके नीचे आता है आपका जास्कर श्रेणी। उसके नीचे कौन सी श्रेणी आती है? जास्कर श्रेणी आती है। तो वो है ये है आपके ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियाँ। ठीक, अब यहाँ पे एक और प्रश्न पूछा जाता है जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। अगर आपसे पूछे कि सिंधु नदी का प्रवाह जो है वो किन श्रेणियों के बीच में होता है, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, सिंधु नदी ये हिमालय की किन श्रेणियों के बीच में बहती है? तो वो लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में, लद्दाख एंड जास्कर के बीच में इसका प्रवाह होता है। लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में इस श्रेणी के बीच में इसका प्रवाह होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे आपका जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसको बोलते हैं गार्डविन ऑस्टिन, जिसको बोलते हैं गार्डविन ऑस्टिन, लेकिन ये विवादित है। और ये पूछा जाता है कि किस श्रेणी में स्थित है, तो ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। काराकोरम श्रेणी में स्थित है। और इसकी जो गार्डविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी है? 8611 मीटर गार्डविन ऑस्टिन की ऊंचाई है, जो कि काराकोरम श्रेणी में स्थित है। और जो आपका सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर जो है वो भी आपके काराकोरम श्रेणी में आते हैं। ये इसके अलावा ये सियाचिन ग्लेशियर सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। और बातें आप लोग याद रखेंगे कि यहाँ पे काराकोरम श्रेणी में सियाचिन ग्लेशियर आते हैं, बाल्टोरा आता है, बियाफो आता है, हिस्पर ग्लेशियर आते हैं। ये सभी काराकोरम श्रेणी में आते हैं, जो कि हम लोग आगे की प्रश्नों में पढ़ेंगे। लद्दाख श्रेणी किस हिमालय का भाग है? तो देखिए अब प्रश्न पे आते हैं और इसका रिवीजन करते हैं। तो लद्दाख श्रेणी ये ट्रांस हिमालय का भाग है। ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियाँ आती हैं। जैसे महान हिमालय में जैसे हम लोग हिमालय में 3 श्रेणियाँ पढ़ते हैं, बृहद, लघु और मध्य, उसी तरह से ये ट्रांस हिमालय हिमालय के उत्तर में आता है। ये हिमालय का पार्ट नहीं है, ये हिमालय का पार्ट नहीं है, बल्कि इसका जो निर्माण है वो हिमालय से प्राचीन माना जाता है। काराकोरम श्रेणी, उसके बाद लद्दाख श्रेणी, फिर जास्कर श्रेणी। और कुछ और बातें, सिंधु नदी का प्रवाह जो है वो लद्दाख, काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच में होता है। यहाँ पे लद्दाख और जास्कर लिख दिए क्या? जो सिंधु नदी का प्रवाह है वो काराकोरम और जास्कर श्रेणी के बीच में होता है, उत्तर में प्रवाह होता है इसका। तो यहाँ पे नोट करेंगे आप लोग, सिंधु नदी का जो प्रवाह है काराकोरम एंड जास्कर श्रेणी के बीच में होता है। उसके अलावा जो है गार्डविन ऑस्टिन वो काराकोरम श्रेणी में स्थित है, और जिसकी ऊंचाई कितनी है? गार्डविन ऑस्टिन की ऊंचाई 8611 मीटर विवादित है। भारत की ये सबसे ऊंची चोटी है, 8611 मीटर। काराकोरम में सियाचिन ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर ये सभी स्थित है। और विश्व की सबसे ऊंची युद्ध क्षेत्र जो है आपका सियाचिन ग्लेशियर है। यहाँ पे केवल भारतीय सेनाएं अच्छी तरीके से लड़ती हैं और कोई यहाँ पे लड़ नहीं पाता। अगला प्रश्न है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र, अब हम लोग का आ गया हिस्ट्री से प्रश्न। गायत्री मंत्र की रचना वासुमित्र ने किया था। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? विश्वामित्र ने किया था। अब गायत्री मंत्र के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न, और क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है ये आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो ऋग्वेद के, तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे इसका जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के 3रे मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। कहाँ पे? ऋग्वेद के 3रे मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। अगर ये भी पूछा जाता है कि ये गायत्री मंत्र किसको समर्पित है,
गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो ये सूर्य देवता सोम को समर्पित है। किसको समर्पित है? सूर्य देवता सोम को समर्पित है। तो ये भी बात एग्जाम में पूछा जाता है। सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है गायत्री मंत्र। अब यहाँ पे गायत्री मंत्र का जो उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। आइए चलिए ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा बातें कर लेते हैं। ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन वेद है। अगर आपसे पूछे ऋग्वेद में तो यहाँ पे युद्ध के देवता किसे माना जाता है? युद्ध के देवता किसे माना जाता है? तो ऋग्वेद में युद्ध के देवता इंद्र को माना जाता है, भगवान इंद्र को, जिसे ऋग्वेद में इनका नाम पुरंदर मिलता है। और ये बात भी एग्जाम में पूछा गया है। और ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? सबसे महत्वपूर्ण नदी अगर आपसे पूछे तो आप लोग बताएंगे कौन सी नदी थी ऋग्वेद की सबसे महत्वपूर्ण नदी? सिंधु नदी। अगर आपसे पूछे कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? तो ये थी आपकी सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी थी। कौन सी नदी ऋग्वेद में सबसे पवित्र थी? सरस्वती नदी। तो ये पूरी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। देखिए गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने की थी। ये तो हमारा प्रश्न हो गया। अब यहाँ पे हम लोग गायत्री मंत्र के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे और ऋग्वेद में इसकी चर्चा है तो थोड़ी सी ऋग्वेद के बारे में देखेंगे। तो देखिए गायत्री मंत्र का जो उल्लेख मिलता है, गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। अब समर्पित किसको है ऋग्वेद में? तो सूर्य देवता सावित्री को ये समर्पित है। और ऋग्वेद के बारे में बात कर लेते हैं तो ये सबसे प्राचीन वेद है। युद्ध के देवता इसमें इंद्र को कहा गया है, जिसे पुरंदर नाम मिलता है। और ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है सिंधु नदी को माना गया है। और ऋग्वेद की जो पवित्र नदी है वो सरस्वती को माना गया है। अगला प्रश्न कि क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो अब आ गया आपका फिजिक्स से प्रश्न, यानी कि फिजिक्स से यानी कि साइंस का प्रश्न है ये। तो ये क्वांटम सिद्धांत देने वाले हैं आपके मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत दिया था। मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत दिया था। आइए चलिए देखते हैं कुछ सिद्धांतों के बारे में। जैसे अगर आपसे पूछे संबंधित आपके क्या है, जैसे अगर आपसे पूछे कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो देखिए अगर आपसे पूछे सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था तो आपके सापेक्षता का सिद्धांत यहाँ पे पहले लिखिए। ये सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। किसने? आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। अगर आपसे पूछ ले कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? तो ये जॉन डाल्टन ने दिया था। किसने? डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि अगर आपसे पूछे कि प्रगामी तरंग सिद्धांत किसने दिया था? एक सिद्धांत और लिख लीजिए, प्रगामी तरंग सिद्धांत। ये तरंगों से संबंधित सिद्धांत था। इससे किसने दिया था? तो चार्ल्स वेवल ने दिया था। किसने? वेवल ने दिया था। बेबेज दूसरे जो कंप्यूटर के आविष्कारक हैं। प्रगामी तरंग सिद्धांत किसने दिया था? वेवल ने दिया था। तो ये बातें आप लोग इतनी ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत दिया था। किसने? मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत दिया। उसके अलावा सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। और उसके अलावा अगर परमाणु सिद्धांत दिया था जॉन डाल्टन ने। प्रगामी तरंग सिद्धांत किसने दिया था? वेवल ने दिया था। किसने दिया था? प्रगामी सिद्धांत तरंग सिद्धांत वेवल ने प्रगामी तरंग सिद्धांत दिया था। तो अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आपको वहाँ पे इसका पीडीएफ मिलेगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान में राज्यसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में टोटल सीटों की संख्या, ये हमारा पॉलिटी से प्रश्न आ गया। तो इस क्लास की खास बात ये है कि आपके जीएस के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी का रिवीजन हो जाएगा। तो आप लोग इस प्रश्न को देख के समझ चुके होंगे कि हम लोग चर्चा किस पे करेंगे। तो हम लोग चर्चा इसमें राज्यसभा पे करने वाले हैं। तो राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो 250 सीट है राज्यसभा में वर्तमान समय सीटों की संख्या। तो राज्यसभा में सीट कितने हैं? तो 250 सीट है राज्यसभा में। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी चीज़ें। देखिए जिसमें से 238 सीट जो हैं 250 में से जो 238 सीट हैं उस पर सदस्यों का निर्वाचन होता है और जिसमें से 12 सीट जो हैं इसमें से उन पे क्या होता है, राष्ट्रपति सदस्यों को क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं।
मनोनीत करते हैं, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। अब राज्यसभा में बारे में बात कर लेते हैं कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं। कि कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना हो तो इसके लिए आपकी आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? तो इसके लिए आयु आपकी 3 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपसे पूछे कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है तो ये अस्थायी सदन है। राज्यसभा का अगर कार्यकाल पूछा जाए तो इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष होता है। 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष पे सेवानिवृत्त होते हैं। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो 250 सीटें हैं राज्यसभा में, जिसे 238 सीटों पर निर्वाचन होता है और 12 जो सदस्य हैं राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं राज्यसभा के। और सदस्य कितने होते हैं? सदस्य की आयु, अगर आप राज्यसभा के सदस्य बनना चाहते हैं तो आपकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और कार्यकाल कितने वर्ष होगा? 6 वर्ष होगा। कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो कपास के लिए जो है वो काली मिट्टी का उपयोग किया जाता है। कल के क्लास में हमने बताया कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी का उपयोग किया जाता है कपास के लिए। अब कुछ मिट्टियों के बारे में चर्चा। काली मिट्टी को और क्या कहते हैं? इसे रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। अब इस मिट्टी को क्या बोलते हैं? रेगूर मिट्टी, या फिर इसे लावा मिट्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे लावा मिट्टी भी बोलते हैं। आप लोग बताएंगे कि मुखरैला मिट्टी किसे बोलते हैं? क्या आप लोग बताएंगे कि हमें मुखरैला मिट्टी किसे बोलते हैं? तो ये मिट्टी के बारे में आप थोड़ी सी चर्चा करेंगे और ये इंडियन जियोग्राफी का प्रश्न है, तो दिल थाम के बैठ जाइए। हम लोग इंडियन जियोग्राफी पे चर्चा करने वाले हैं। तो कपास के लिए काली मिट्टी का उपयोगी होता है और रेगूर मिट्टी, लावा मिट्टी भी इसे बोलते हैं। अगर आपसे पूछे जो ये काली मिट्टी है इसका निर्माण कैसे होता है? तो काली मिट्टी का जो निर्माण है ये बेसाल्ट चट्टान से होता है। बेसाल्ट चट्टान से इसका निर्माण होता है। बेसाल्ट चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है। आइए कुछ और मिट्टियों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि लाल मिट्टी के बारे में, लाल मिट्टी किसे कहते हैं? तो लाल मिट्टी में क्या पाया जाता है? आखिर ये क्यों लाल होता है? सबसे पहले तो एग्जामिनर इसी में परेशान होता है कि लाल मिट्टी आखिर लाल काहे होता है। तो भैया आप लोग बताएंगे कि इसमें लौह ऑक्साइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इसमें लौह ऑक्साइड पाया जाता है। इसके वजह से लाल मिट्टी क्या होता है? लाल होता है। और एक तो और मिट्टी है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? लेटेराइट मिट्टी। तो लेटेराइट मिट्टी से क्या एग्जाम में पूछा जाता है? लेटेराइट मिट्टी से क्या एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है? तो इसमें चाय और कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। लेटेराइट मिट्टी से में चाय और कॉफ़ी का यहाँ पे उत्पादन किस में किया जाता है? चाय एंड कॉफ़ी का जो है जो कॉफ़ी के लिए उपयुक्त होता है वो लेटेराइट मिट्टी होता है। और इसे ही क्या बोलते हैं? मुखरैला मिट्टी बोलते हैं। मुखरैला मिट्टी। और ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि मुखरैला मिट्टी किस मिट्टी को कहते हैं। जैसे रेगूर मिट्टी हज़ारों बार एग्जाम में पूछा गया है और आपको प्रैक्टिस सेट वगैरह में मिला भी होगा कि किसे बोलते हैं। तो इसी तरह से लेटेराइट मिट्टी को क्या बोलते हैं? मुखरैला मिट्टी। कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी होती है? तो कपास के लिए काली मिट्टी उपयोगी होती है। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है और लावा मिट्टी भी कहा जाता है। इसी तरह से इसका निर्माण कहाँ पे होता है? बेसाल्ट चट्टानों से इसका निर्माण होता है। उसके अलावा लाल मिट्टी पाया जाता है, लौह ऑक्साइड पाया जाता है लाल मिट्टी में। और लेटेराइट मिट्टी चाय और कपास के लिए, कॉफ़ी के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है और इसको बोला जाता है मुखरैला मिट्टी। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि नहावा सोवा बंदरगाह किस राज्य में है? तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। नहावा सोवा बंदरगाह जो है ये मुंबई महाराष्ट्र में है। यहाँ पे लिखेंगे महाराष्ट्र में। नहावा सोवा बंदरगाह कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। अब आइए चलिए कुछ और बंदरगाहों के बारे में बात कर लेंगे, क्योंकि ये प्रश्न आया है तो इसमें हम लोग बंदरगाह के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अब जितने भी बंदरगाह जो एग्जाम में टपकते हैं उसको टपकाएंगे, ठीक है। तो देखिए अगर आपसे पूछे कि पारादीप बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? पारादीप बहुत पूछा जाता है। पारादीप बंदरगाह का मतलब क्या होता है? पोर्ट होता है जहाँ पे बड़ी बड़ी जहाज़ें आके खड़ी होती हैं। इसे पोर्ट भी बोलते हैं, पत्तन भी बोलते हैं, गोदीबाड़ा भी बोलते हैं। गोदीबाड़ा सिंधु घाटी सभ्यता में वहाँ पे गोदीबाड़ा पूछता है कि वो क्या बोलते हैं? लोथल वाला जो गोदीबाड़ा कौन सा नगर गोदीबाड़ा के लिए प्रसिद्ध है? तो आपके लोथल जो है आपके गुजरात वाला। तो पारादीप बंदरगाह जो है ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में।
वहाँ पे पारादीप बंदरगाह है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि विशाखापत्तनम बंदरगाह कहाँ पे है, विशाखापत्तनम यहाँ पे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। विशाखापत्तनम पोर्ट के यहाँ पे पोर्ट लिख लेते हैं, शॉर्ट पड़ेगा। तो ये है आपके आंध्र प्रदेश में, कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम बंदरगाह है। इसके अलावा अब एक और मार्मू गोवा बंदरगाह बताइए। मार्मू गोवा बंदरगाह कहाँ पे स्थित है, तो मार्मू गोवा जो पोर्ट है ये है आपका गोवा में। ये तो थोड़ा सा इजी हो गया। अगर आपसे पूछ ले कि कोझिकोड बंदरगाह कहाँ पे है, तो कोझिकोड आप लोग जानते होंगे। कोझिकोड कहाँ पे है, केरल में है। और यहीं पे सबसे पहले वास्को डिगामा आता है। तो केरल का पोर्ट क्या है, कोझिकोड में है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक और बंदरगाह आप लोग याद रखेंगे, कांडला। अगर आपसे पूछे कि कांडला बंदरगाह कहाँ पे है, तो वो गुजरात में है। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बहुत ज़्यादा बंदरगाह है, लेकिन बड़े बंदरगाहों की संख्या आपके बहुत कम है, 19 के आसपास। प्रश्न की ओर अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117 का संबंध किस है, तो 117 का संबंध किससे है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे किससे से रहेगा, तो यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। तो देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 117 और ये पॉलिटी का संबंध प्रश्न है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ भारतीय संविधान के बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं। देखिए अब 117 का जो संबंध है वो वित्त विधेयक से है। किससे संबंधित है, वित्त विधेयक से है। ठीक, वित्त विधेयक के बारे में है 117। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और वित्त मंत्री हमारी वर्तमान समय में कौन है, ये भी यहाँ पे नोट कर लीजिए। अगर आपसे पूछे कि वित्त मंत्री हमारी कौन वर्तमान समय में है, तो निर्मला सीतारमण है। निर्मला सीतारमण हमारी वित्त मंत्री हैं। ठीक, ये बातें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर आपसे पूछे वित्त अनुच्छेद 117 किससे संबंधित है, तो वित्त विधेयक से। अब अगर आपसे पूछे कि धन विधेयक किस अनुच्छेद में है, ये वित्त विधेयक की बात हो रही है। धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर होता है। तो अगर आपसे पूछे कि धन विधेयक किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद नंबर 110 में है। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है, वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है, तो ये है अनुच्छेद नंबर 280। अगर आपसे पूछे कि वित्त आयोग के वर्तमान हेड कौन है, वित्त आयोग के वर्तमान समय अध्यक्ष कौन है, तो एन.के. सिंह थे इनसे पहले, लेकिन अब बन गए हैं अरविंद पनघड़िया बन गए हैं, जो कि अध्यक्ष भी रह चुके हैं नीति आयोग के। अब यहीं पे नीति आयोग के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, नीति आयोग के बारे में, तो इसकी स्थापना भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1915 को। कब हुई थी, 1 जनवरी 1915 को 2015 को। और नीति आयोग का नाम बदल करके योजना आयोग का नाम बदल करके इसकी स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना 2015 को। और नीति आयोग जो होता है वो सरकार का थिंक टैंक होता है, थिंक टैंक के रूप में काम करता है। ठीक, यानी कि सोचने की जो पावर होता है सरकार की तरफ से, वो नीति आयोग में होता है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे इस प्रश्न से। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है, तो इसका संबंध जो है वो वित्त विधेयक से है। किससे संबंधित है, ये वित्त विधेयक से है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और हमारी वित्त मंत्री कौन है, तो हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। धन विधेयक 110 अनुच्छेद में है। और वित्त आयोग जो है अनुच्छेद नंबर 280 में। अध्यक्ष कौन है वित्त आयोग के, तो अरविंद पनघड़िया हैं। और नीति आयोग के बारे में स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई है। और सरकार के थिंक टैंक के रूप में ये नीति आयोग काम करता है। इसके अध्यक्ष हैं सुमन बेरी, और इसके अध्यक्ष हैं आपके प्रधानमंत्री बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। उपाध्यक्ष हैं आपके सुमन बेरी, और इसके सीईओ हैं आपके BVR सुब्रमण्यम। और अगला प्रश्न है कि खाद्य श्रृंखला क्या है। खाद्य श्रृंखला क्या है, तो खाद्य श्रृंखला के बारे में थोड़ी सी एग्जांपल से समझिए। जैसे आपका घास हो गया, घास को खाएगा कौन, हिरण खाएगा। और हिरण को कौन खाएगा, हिरण को खाएगा शेर। तो ये है आपका खाद्य श्रृंखला। ठीक, जैसे खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक क्षेत्र होता है, प्राथमिक उपभोक्ता होता है। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। फिर आपके होता है खाद्य श्रृंखला में द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक
भोक्ता, और द्वितीयक उपभोक्ता क्या काम करते हैं, ये दूसरे मतलब जो प्राथमिक क्षेत्र में है भोजन के लिए प्राथमिक क्षेत्र पे निर्भर होते हैं। और होता है आपका तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता ये अपने भोजन के लिए किस पे निर्भर होते हैं, ये अपने भोजन के लिए द्वितीयक उपभोक्ता पे निर्भर होते हैं। जैसे है आपका घास हो गया, हिरण हो गया और आपका शेर हो गया। तो इसी तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आ चुका है इंडियन ज्योग्राफी से। कह रहा है कि पाक जल डमरू मध्य किन देशों के बीच में स्थित है। तो जो आपका पाक जल संधि है वो आपके दो देशों के बीच में स्थित है, भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत एंड श्रीलंका। अब पाक का मतलब ये नहीं है कि हाँ चलिए पाकिस्तान में इसको स्थित कर देते हैं, पाक शब्द यहाँ पे सुन करके पाकिस्तान में नहीं भैया, ये पाक और जलडमरू मध्य जो भारत और श्रीलंका के बीच में पानी का चैनल बना हुआ है उसे बोलते हैं पाक जल संधि। और यहीं पे भारत और श्रीलंका के बीच में ही है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी अगर आपसे पूछे कहाँ पे है तो भारत और श्रीलंका के बीच में है। अगर आपसे पूछे कि आदम ब्रिज कहाँ पे स्थित है, आदम ब्रिज तो यही है आपके आदम ब्रिज भारत और श्रीलंका के बीच में। अगर आपसे पूछ ले कि यहीं पे कि यहाँ पे रामेश्वरम द्वीप कहाँ पे स्थित है, रामेश्वरम द्वीप कहाँ पे स्थित है, तो भी आपके भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि जाफना प्रायद्वीप कहाँ पे स्थित है, जाफना प्रायद्वीप कहाँ पे स्थित है, तो श्रीलंका में स्थित है। और एलिफेंटा दर्रा अगर आपसे पूछे कि एलिफेंटा दर्रा कहाँ पे स्थित है, तो भी श्रीलंका में स्थित है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि हम्बन टोटा बंदरगाह कहाँ पे स्थित है, हम्बन टोटा बंदरगाह, अभी हम लोग पोर्ट के बारे में पढ़े हैं ना, तो हम्बन टोटा बंदरगाह, तो ये सभी की सभी चीज़ें कहाँ पे हैं, तो ये सभी की सभी चीज़ें आपके श्रीलंका में है। कहाँ पे, श्रीलंका में है। तो ये बातें आप लोग यहाँ पे रिवीजन के तौर पे आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए पाक जलडमरू मध्य किन देशों के बीच में स्थित है, तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। किसके बीच में, भारत एंड श्रीलंका के बीच में। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में। आदम का ब्रिज भारत और श्रीलंका के बीच में। रामेश्वरम द्वीप किसके बीच में है, भारत और श्रीलंका के बीच में। और जाफना प्रायद्वीप कहाँ पे स्थित है, वो श्रीलंका में है। और एलिफेंटा दर्रा भी श्रीलंका में, हम्बन टोटा बंदरगाह भी श्रीलंका में है। तो इतनी बातें आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे जितने भी पॉइंट है सभी एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगला प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में की गई। तो यहाँ पे आपके इम्पॉर्टेंट प्रश्न है पूर्ण स्वराज और लाहौर अधिवेशन। ये 1929 वाला जो है आपका लाहौर अधिवेशन और कराची अधिवेशन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और एक की अध्यक्षता कौन किए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में हुई थी, तो 1929 वाला जो था आपका 1929 वाला जो लाहौर अधिवेशन था, लाहौर अधिवेशन इसमें की गई थी पूर्ण स्वराज की मांग। और लाहौर अधिवेशन की बात करें, इसमें अध्यक्ष कौन थे, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसमें अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। किसने की मांग की गई थी, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो इसके बाद इन्होंने 26 जनवरी, इसी के बाद 26 जनवरी 1930 को इन्होंने प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया। प्रथम स्वाधीनता, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाया गया और इसी के रात ये आपके रावी नदी के किनारे जो है, रावी नदी के किनारे झंडा फहराए थे। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। स्वतंत्रता का झंडा फहराया और पहली बार स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 के दिन मनाया गया। तो और इसी के दिन ही, इसी वजह से 26 जनवरी के दिन ही हमारा संविधान लागू किया गया, ताकि ये स्वाधीनता दिवस हम लोग भूल ना जाएं। 26 जनवरी के दिन हम लोग संविधान लागू करते हैं और 26 जनवरी 1950 से स्वाधीनता दिवस की जगह पे हम लोग गणतंत्रता दिवस मनाने की शुरुआत किए। चलिए हम लोग इसका रिवीजन करते हैं। पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। और इसी के बाद 26 जनवरी 1930 को और प्रथम स्वाधीनता दिवस की घोषणा किए आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू रावी नदी के किनारे झंडा फहराकर। अगला प्रश्न है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 कहाँ हुई थी। अभी हमने बताया कि कहाँ हुआ, तो ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक 2024 वाला है ये पेरिस फ्रांस में हुआ था।
कहाँ पे? पेरिस फ्रांस, अभी हाल ही में होकर के ख़त्म हुआ पेरिस फ्रांस में। और ये किस नंबर का था? अभी हमने बताया 33 नंबर का था और ये होके ख़त्म हुआ। ठीक, अब ओलंपिक के बारे में फिर 2026 में कहाँ पे होगा? 2028 में जो ओलंपिक होगा वो लॉस एंजल्स में होगा। कहाँ पे? लॉस एंजल्स में होगा। और ये जो 2026 वाला जो पेरिस फ्रांस वाला है, तो इसमें अब क्या क्या चीज़ें पूछा जाएगा एग्जाम में? इसमें ध्वजवाहक कौन थे? ध्वजवाहक इसमें कौन थे? तो ध्वजवाहक दो लोग थे, एक तो पीवी सिंधु थी आपकी, पीवी सिंधु एंड शरत कमल थे। कौन? शरत कमल एंड पीवी सिंधु थी। अगर आपसे पूछे कि ये पेरिस फ्रांस वाले ओलंपिक में मसाल वाहक कौन था? मसाल वाहक कौन था? तो इसमें मसाल वाहक थे आपके अभिनव बिंद्रा। कौन थे? अभिनव बिंद्रा इसमें मसाल वाहक थे। और 2028 में ओलंपिक जो है वो लॉस एंजल्स में होगा, हमने बताया। और इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि ओलंपिक की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो ओलंपिक की पहली बार शुरुआत 1896 में एथेंस में हुआ था। कहाँ पे? 1896 में एथेंस में हुआ था। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में कहाँ हुआ था? तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में पेरिस फ्रांस में हुआ था। 33 नंबर का ये ओलंपिक था। 2028 में ओलंपिक जो है लॉस एंजल्स में होगा। कहाँ पे? लॉस एंजल्स में। और जो पेरिस फ्रांस वाला है इसमें ध्वजवाहक कौन थे? पीवी सिंधु और शरत कमल इसमें ध्वजवाहक थे। और मसाल वाहक कौन बनाए गए थे? अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक की शुरुआत 1896 में एथेंस ओलंपिक से हुई थी। अगला प्रश्न है, ये आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 में किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? तो भारत के कुल 8 राज्यों से, भारत के कुल कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? तो भारत के कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। और ये प्रश्न आपके इंडियन ज्योग्राफी का प्रश्न है। आइए चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत के 8 राज्यों से। आइए चलिए सभी 8 राज्यों के बारे में देखते हैं। जैसे आपका हो गया गुजरात राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, जाती है गुजरात से राजस्थान, राजस्थान में फिर मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश हम लोग छोड़ दिए क्या? फिर उत्तर प्रदेश भी आप लोग ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बगल में छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ से भी कर्क रेखा जाती है। उसके अलावा फिर आपका छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड में जाती है। और झारखंड आप लोग बिहार में नहीं करेंगे क्योंकि बिहार में नहीं जाती है। झारखंड के बाद सीधे पश्चिम बंगाल में जाती है। पश्चिम बंगाल के बाद पार करके आपके त्रिपुरा में, त्रिपुरा के बाद में फिर मिजोरम में। तो ये आपके 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, जिसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कर्क रेखा यहाँ पे है, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। कर्क रेखा अगर आपसे पूछे कि 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है उसको कर्क रेखा बोलते हैं। अगर ऐसे नहीं मिला तो 23 डिग्री आपको 23 डिग्री 30 मिनट मिल सकता है इस तरह से। तो ये वाला सही होगा, 23 डिग्री 30 मिनट ऐसे मिलेगा, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। तो इस वजह से 23 डिग्री 30 मिनट। तो ये है आपके कर्क रेखा, तो ये है आपकी कर्क रेखा। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए चलिए रिवीजन करते हैं। आइए चलिए, हाँ, कर्क रेखा पे सूर्य कब होता है ये बता दीजिए। तो अगर आपसे पूछे कर्क रेखा पे सूर्य कब होता है, तो 21 जून के दिन कर्क रेखा पे सूर्य होता है। और 21 जून के दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून के दिन इसी वजह से सबसे बड़ा दिन होता है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आइए रिवीजन करते हैं कि किस राज्य में कर्क रेखा गुजरती है, किस राज्य से। तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से कर्क रेखा गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यहाँ पे नॉर्थ लगाइए, नॉर्थ है, नहीं तो हो जाएगा गड़बड़। उत्तरी अक्षांश आपके कर्क रेखा है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश आपके मकर रेखा है। 21 जून के दिन सूर्य कर्क रेखा पे होता है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और 21 जून के दिन हम लोग इसी वजह से योग दिवस मनाते हैं, योगा दिवस मनाते हैं। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून के दिन। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो एक है नदी जिसका नाम है आपका कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। और ये प्रश्न है इंडियन जियोग्राफी का। और ये प्रश्न है आपकी माही नदी का। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आइए चलिए आप लोग बताइए कि विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है। अगर बात करें विषुवत रेखा के, लिख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? अगर आपसे पूछे कि विषुवत रेखा के बारे में
विषुवत रेखा, जिसे आप लोग 0 डिग्री अक्षांश भी बोलते हैं और इसे ही भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो इसे कांगो नदी 2 बार काटती है। कौन सी नदी? कांगो नदी। और ये जो काटती है चेक गणराज्य में, चेक गणराज्य में काटती है, ठीक, कांगो नदी 2 बार। और फिर है आपकी मकर रेखा। मकर रेखा के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो इसे लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है, लिम्पोपो नदी। और किस जगह पे काटती है? तो ये अफ्रीका में काटती है। कहाँ, किस जगह पे? अफ्रीका में 2 बार काटती है। और ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो और इसके अलावा 2 चीज़ें और आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि केवल कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा ही पृथ्वी पे नहीं है, अगर आपसे पूछे कि आर्कटिक वृत्त कितने डिग्री को कहते हैं, आर्कटिक वृत्त रेखा कितने डिग्री को कहते हैं, तो 66.5 डिग्री जो है, 66.5 डिग्री आपको नॉर्थ वाला जो है उसको आर्कटिक ध्रुव या वृत्त कहते हैं। और 66.5 डिग्री जो दक्षिणी वाला है उसको अंटार्कटिक वृत्त या ध्रुव कहते हैं। यह है आपके 66.5 डिग्री साउथ में, 66.5 डिग्री साउथ। ये कहाँ पे है? आपके 66.5 डिग्री साउथ में। तो ये बातें सारी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करेंगे। देखिए, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी है और चेक गणराज्य में से 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी है, अफ्रीका में से 2 बार काटती है। और आर्कटिक जो वृत्त है उसे 66.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश को आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। अंटार्कटिक वृत्त जो है, अंटार्कटिक वृत्त वो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि गैल्वेनाइजेशन में किसका परत चढ़ाते हैं? तो 1000 बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है और साइंस से संबंधित प्रश्न है कि गैल्वेनाइजेशन में किसका परत चढ़ाते हैं। तो गैल्वेनाइजेशन में हम लोग जिंक का परत चढ़ाते हैं। आइए चलिए जिंक के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अगर जिंक के बारे में बात कर लेते हैं कि देखिए, अगर आपसे पूछे कि जिंक का जो है सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे किया जाता है, सर्वाधिक उत्पादन जिंक का कहाँ पे किया जाता है? अगर भारत में पूछ ले, भारत में, तो भारत में एक राज्य है राजस्थान, जिसे आप लोग जानते होंगे, वहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि विश्व में सबसे ज़्यादा जिंक का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो चाइना पड़ोसी देश है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जिंक का उत्पादन किया जाता है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में कौन सी जगह प्रसिद्ध है जिंक के उत्पादन के लिए, तो इसके लिए जावर की खान प्रसिद्ध है। कौन सी खान प्रसिद्ध है? जावर की खान, जिसे जहाँ पे जिंक का उत्पादन किया जाता है। और एक खान है चिहुआ हुआ, ये क्या लिखा है? चिहुआ हुआ की खान। ये चिहुआ हुआ की खान कहाँ पे है? ये मैक्सिको में है। कहाँ पे है? मैक्सिको। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो वो भी आपके यहाँ पे भी वही चीज़ का उत्पादन किया जाता है। कहाँ पे? जिंक का उत्पादन किया जाता है। किस चीज़ का उत्पादन किया जाता है? जिंक का, यानी कि जिसे जस्ता भी बोला जाता है। और इसी खान में चांदी का भी उत्पादन किया जाता है। विश्व में बहुत बड़े बड़े से खान हैं, चांदी का भी उत्पादन किया जाता है। तो आइए चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि गैल्वेनाइजेशन में किसका परत चढ़ाते हैं। तो इसमें एक जिंक का परत चढ़ाते हैं। गैल्वेनाइजेशन में किसका परत चढ़ाते हैं? जिंक का परत चढ़ाते हैं। सर्वाधिक जो है उत्पादन जिंक का उत्पादन करने की बात करें, सर्वाधिक उत्पादन जो है वो भारत में होता है। और विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है वो चीन में होता है। भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन राजस्थान में होता है। और विश्व की बात करें सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? वो चीन में होता है। और ये प्रसिद्ध किस वजह से है? तो प्रसिद्ध जावर की खान जो है ये प्रसिद्ध है आपके जिंक के लिए। चिहुआ हुआ की खान जो है वो मैक्सिको में है। इसमें यहाँ पे चांदी और जिंक का उत्पादन किया जाता है। तो ये बातें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कोप इंडिया युद्ध अभ्यास, ये भारत और, यहाँ पे पहले प्रश्न देख लीजिए, कोप इंडिया युद्ध अभ्यास ये भारत और किसके बीच में होता है? भारत और अपना ये अमेरिका के बीच में, भारत और अमेरिका के बीच में। अब भारत और अमेरिका के बीच में और भी युद्ध अभ्यास होते हैं जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तरकस युद्ध अभ्यास अगर आपसे पूछे, तरकस युद्ध अभ्यास, तो भारत और अमेरिका के बीच में। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास कहाँ पे होता है, वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास कहाँ पे होता है? तो भारत और अमेरिका भी के बीच में। कोप इंडिया तो आप लोग लिख लिए हैं, भारत और अमेरिका के बीच में। तो ये दोनों युद्ध अभ्यास जो होते हैं भारत और अमेरिका के बीच में होते हैं।
एकुवेरियन, अगर आपसे पूछे कि एकुवेरियन युद्धाभ्यास कहाँ पे होता है, एकुवेरियन युद्धाभ्यास और एकता युद्धाभ्यास, ये दोनों युद्धाभ्यास जो होते हैं ये भारत और मालदीव के बीच में, भारत एंड मालदीव के बीच में होता है। ठीक, और भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन से, तो जैसे सिलीनेक्स आप लोग याद रखेंगे, सिलीनेक्स युद्धाभ्यास कहाँ पे होता है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। और मित्र शक्ति युद्धाभ्यास कहाँ पे होता है, मित्र शक्ति, क्योंकि अपना मित्र है भाई, श्रीलंका अपना मित्र है, तो मित्र शक्ति युद्धाभ्यास किसके बीच में होता है, भारत एंड श्रीलंका के बीच में। किसके बीच में, श्रीलंका। इसी वजह से श्रीलंका बता जब रहे थे तो युद्धाभ्यास के बारे में नहीं बताएं, क्योंकि आगे आने वाला था। नोमडिक युद्धाभ्यास अगर आपसे पूछ ले, नोमडिक युद्धाभ्यास किसके बीच में होता है, तो नोमडिक जो युद्धाभ्यास है ये भारत और मंगोलिया के बीच में, किसके, भारत एंड मंगोलिया के बीच में स्थित होता है। तो ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन करेंगे। देखिए, अगर आपसे पूछे कोप इंडिया युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में, एकुवेरियन और एकता अभ्यास ये भारत और मालदीव के बीच में, सिलीनेक्स युद्धाभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में। इसी तरह से भारत और अमेरिका के बीच में तर्कस युद्धाभ्यास भी होता है और वज्र प्रहार युद्धाभ्यास भी होता है भारत और अमेरिका के बीच में। और नोमडिक युद्धाभ्यास के बारे में बात करें यहाँ पे, तो वो भारत और मंगोलिया के बीच में स्थित है, चीन के उत्तर में है मंगोलिया। वहाँ पे सबसे बड़ा एक मंगोलिया पठार है, आप लोग मरुस्थल है यार मंगोलिया में, गोबी का मरुस्थल बहुत बड़ा है। अगला प्रश्न है कि बिहार के मुख्यमंत्री एंड राज्यपाल कौन हैं, तो देखिए बिहार की जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री रहेंगे, वो हैं आपके नीतीश कुमार। कौन है, नीतीश कुमार। और राज्यपाल कौन है, तो यहाँ पे राजेंद्र विश्वनाथ यहाँ के राज्यपाल हैं, राजेंद्र विश्वनाथ यहाँ के राज्यपाल हैं। अब आगे बात कर लेते हैं कुछ और राज्यों के बारे में, जैसे उत्तर प्रदेश ले लीजिए। उत्तर प्रदेश सीएम कौन है यहाँ के, तो योगी आदित्यनाथ, जिसे बुलडोजर बाबा प्यार से लोग यहाँ पे बुलाते हैं, योगी आदित्यनाथ, क्योंकि हम भी उत्तर प्रदेश के हैं, योगी आदित्यनाथ। और यहाँ के जो गवर्नर हैं यानी कि राज्यपाल हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल। कौन है, आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसी तरह से एक और मध्य प्रदेश के बारे में बात करेंगे। मध्य प्रदेश के बारे में, तो आप लोग मध्य प्रदेश के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे मुख्यमंत्री अब बदल चुके हैं। अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, तो मोहन यादव हैं। कौन है, मोहन यादव मध्य प्रदेश के सीएम है। अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है, तो मंगू भाई पटेल हैं। कौन है, मंगू भाई पटेल। ठीक, यहाँ के गवर्नर है। इसी तरह से उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड के बारे में, यहाँ के गवर्नर कौन है, यहाँ के सीएम बताइए कौन है, तो यहाँ पे पुष्कर सिंह धामी है। पुष्कर सिंह धामी। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करेंगे। आइए रिवीजन करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है, तो बिहार के मुख्यमंत्री और राज्यपाल जो है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और राज्यपाल यहाँ पे राजेंद्र विश्वनाथ हैं। और उत्तर प्रदेश के यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन है, तो सीएम योगी आदित्यनाथ है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। और यहाँ पे गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल है। मध्य प्रदेश के बारे में, तो मुख्यमंत्री यहाँ पे कौन है, मोहन यादव हैं मुख्यमंत्री, और गवर्नर यहाँ के कौन है, मंगू भाई पटेल यहाँ के गवर्नर है। अगला प्रश्न आ चुका है, साइंस से बायो से बहुत कम प्रश्न आया था। तो देखिए कोशिका का शक्ति का स्रोत क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। कोशिका के शक्ति का स्रोत क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के शक्ति का स्रोत होता है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो आल्टमैन ने इसकी खोज की थी। किसने की थी, आल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। अगर आपसे पूछे कि कोशिका श्वसन क्रिया किसके द्वारा करता है, तो कोशिका अपना श्वसन क्रिया वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही करता है। तो कोशिका अपना श्वसन क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही करता है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो प्रोटीन की फैक्ट्री की बात करें तो वो कहते हैं राइबोसोम को। किसको कहते हैं, राइबोसोम को। और कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, कोशिका की आत्महत्या
की थैली किसे बोलते हैं? तो कोशिका की आत्महत्या की जो थैली होती है वो होती है आपकी लाइसोसोम। कौन होता है? लाइसोसोम होता है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम की खोज किसने की? तो डी डुबे ने की थी। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछे कि कोशिका का शक्ति का स्रोत क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका की शक्ति का स्रोत होता है। कोशिका की खोज किसने किया था? आल्टमैन ने कोशिका की खोज की थी। श्वसन क्रिया कोशिका करता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा करता है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, और लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एड्स किस कारणों के द्वारा होता है? तो एड्स विषाणु के द्वारा होता है। विभिन्न बीमारियां और उनके कारकों के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो एड्स विषाणु के द्वारा होता है। और कौन से विषाणु होते हैं एड्स में? तो HIV नामक विषाणु होते हैं। और एड्स प्रभावित किसे कहते हैं? पूरा रक्त में T कोशिका को प्रभावित करते हैं, रोग प्रतिरक्षक क्षमता को प्रभावित करता है। अगर ऐसे लिखें, प्रभावित किसे कहता है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को ही प्रभावित करता है। वो टोटल आपके जो रोगों से लड़ने वाला है उसी को ही प्रभावित कर देगा। अगर आपसे पूछे कि एलिसा टेस्ट का संबंध किससे है, या आपसे पूछे कि एलिसा टेस्ट का संबंध किससे है, तो इसका संबंध जो है एड्स से है, एड्स से है। अगर आपसे पूछे कि रेड रिबन किससे संबंधित है, रेड रिबन का संबंध किससे है, तो वो भी एड्स से संबंधित है। किससे संबंधित है? एड्स से संबंधित है। अगर पूछे आपसे एड्स दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो ये 1 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। तो इतनी बातें आप लोग, पूरी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करेंगे कि एड्स के किस कारणों के द्वारा होता है। तो एड्स विषाणु के द्वारा होता है। इसमें जो विषाणु होते हैं उसे HIV बोलते हैं। एलिसा टेस्ट जो है एड्स में किया जाता है। और रेड रिबन का संबंध भी किससे है? एड्स से है। प्रभावित किसे कहता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को एड्स प्रभावित करता है। और एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर के दिन मनाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो जय हिंद। आज के क्लास में बस इतना ही। ये था हमारा आज का क्लास जिसे हमने समाप्त किया। ठीक, ये बातें आप लोग अब मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।